नमस्कार दोस्तों। साहित्य की ओर में आज की कहानी है शकुंतला शर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी ढाल। रोमा दीदी, आनंदी दौड़ती हुई आई थी और रोमा की कुर्सी के पास ढेर हो गई थी। रोमा छात्रावास का हिसाब किताब देखने में व्यस्त थी। आनंदी की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। लो, मुर्गी तो अपनी जान से गई। आनंदी अपने विशेष हाव भाव से कुछ इस प्रकार बोली कि रोमा को हंसी आ गई। यह नौटंकी किस लिए? अब कह भी डाल जो कहना है। यह पत्र आया है। आनंदी ने हाथ में पकड़ा पत्र हवा में लहराया। यह कौन सी बड़ी बात है? इतने बड़े छात्रावास में पत्र तो आते ही रहते हैं। पर इस पत्र का आना इतनी साधारण घटना नहीं है। यह पत्र आपके व्यक्तिगत नाम से आपके गांव चंपा रसी से आया है। पहली बार आपके परिवार को शायद आपकी याद आ गई है। आनंदी हंसी थी। तुम्हारी समस्या यह है आनंदी कि तुम बिना कारण अति उत्साहित हो उठती हो। पत्र मेरी मेज पर रख दो और रसोई घर का एक चक्कर लगाओ। भोजन के समय में केवल आधा घंटा शेष है। मैं नहीं चाहती कि कोई हाय तौबा मचे। रोमा जी बोली। हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया। 8 बजते ही छात्राएं कुछ इस तरह भोजन कक्ष पर धावा बोलती हैं मानो कई जन्मों की भूखी हों। आनंदी रसोई घर की ओर लपकी। आनंदी के जाते ही रोमा ने पत्र को उलट पलट कर देखा। पत्र उनकी माँ का ही था। पता ठिकाना भी वही। इतने दिनों में कुछ भी नहीं बदला, पता तक नहीं। यूं भी उनके गांव में चीजें बदल कर भी नहीं बदलती। तो माँ को 20 वर्षों बाद फिर उनकी याद आई है। उत्सुकतावश उन्होंने पत्र खोल लिया। कुछ विशेष नहीं लिखा था। गिनती की 2-3 लाइनें थी। प्यारी बेटी रोमा, तुम तो महिमपुर जाकर अपनी माँ को भूल ही गई। मैंने भी तुम्हें बेवजह कभी परेशान नहीं किया, पर जीवन के अंतिम क्षणों में तुम्हें एक बार देख पाने की इच्छा बहुत प्रबल हो उठी है। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि एक बार आकर मिल जाओ तो चैन से मर सकूंगी। थोड़े लिखे को बहुत समझना, पत्र को तार समझना, भूल चूक क्षमा कर देना। तुम्हारी माँ। रोमा ने पत्र को कई बार पढ़ा। हर बार पढ़कर यही लगा कि माँ बहुत बीमार है और अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं। पर वे जा कैसे सकती हैं? उन्होंने तो प्रण लिया हुआ है कि उस घर में कभी पैर नहीं रखेंगी। उसका क्या? तभी आनंदी उनका भोजन लेकर आ गई। चलिए, गरम गरम भोजन कर लीजिए। छोड़िए सारा काम वाम, वह बड़े अधिकार से बोली। पर रोमा अपनी जगह से हिली तक नहीं। क्या हुआ? आप इस तरह गुमसुम क्यों बैठी हैं? पत्र किसका था? आनंदी पूछ बैठी। माँ का। क्या लिखा है? सब कुशल पूर्वक तो है? पता नहीं, मुझे मिलने के लिए बुलाया है। चलो, इतने दिनों बाद आपकी याद तो आई। मैं तो कहती हूँ एक बार मिल ही आइए। मैं भी चलूंगी। सबसे मिलने का बहुत मन हो रहा है। यूं कब तक अपने ही लोगों से नाराज रहेंगी? आनंदी पत्र की बात सुनते ही जोश में आ गई थी। आनंदी, सलाह नहीं मांगी थी तुमसे, पर एक प्रश्न अवश्य है तुम्हारे लिए। हाँ, पूछिए ना। माँ को मेरा पता कहाँ से मिला? आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। कुछ दिन पहले मेरी बहन रत्ना का फोन आया था। पता पूछ रही थी मेरा। मैंने आपका पता दे दिया। मेरा व आपका पता अलग थोड़े ही है। आनंदी ने सफाई दी। रोमा चुप रह गई। कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। इतने दिनों बाद माँ का पत्र आना इतना अप्रत्याशित था कि वे अभी तक स्वयं को उस सदमे से उबार नहीं पाई थी। आनंदी बड़ी आशा से उनकी ओर देख रही थी, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। 2-3 दिनों तक उस पत्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। यद्यपि वे यह निर्णय लेकर घर छोड़ आई थी
कि अब कभी वहां लौटकर नहीं जाएंगी। 20 वर्षों से वे अपने निर्णय पर अटल रहीं। फिर ऐसा क्या हो गया जो उनका मन कच्चा होने लगा था? आज माँ से मिलने का बहुत मन हो रहा था। बहुत सोच विचार कर उन्होंने मन की कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पत्र आया है तो आया करे, मिलना है तो माँ भी यहाँ आ सकती है, पर वे कहीं नहीं जाएंगी। पर आनंदी का प्रलाप निरंतर चल रहा था। आप कुछ भी कहें, पर माता पिता का स्थान तो ईश्वर से भी अधिक ऊपर होता है। वही माँ आखिरी सांसें ले रही हैं, पर उसे देखने जाने का भी मन नहीं हो रहा है आपका। ऐसी पत्थर दिल कैसे हो गई हैं आप? वह तरह तरह से एक ही बात दोहराती रहती। रोमा सुनकर भी अनसुना कर देती। पर एक दिन आनंदी अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ खड़ी हुई थी। आपसे तो कहकर थक गई मैं, आप तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने सोचा मैं ही जाकर चाची से मिल आऊं, न जाने किस हाल में है बेचारी। आनंदी का यह विद्रोही रूप उनके लिए नया था। जाओ अपना सामान अंदर रखो, क्यों यहाँ तमाशा कर रही हो? हम बाद में बात करेंगे, वे बेहद धीमे पर कठोर स्वर में बोली थी। अंततः आनंदी की जिद के आगे झुक गई थी रोमा। भली बुरी जैसी भी सही है तो उसकी माँ ही। अंतिम समय में उनसे मिलकर शायद वे उन्हें अपराध बोध से मुक्त कर सके। लगभग 20 वर्षों बाद अपने गांव की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठी थी रोमा। आनंदी ने कई बार उनसे बात करने का प्रयत्न किया, पर उन्होंने तो जैसे अबोला ही ठान लिया था। मुझसे नाराज हो तो मुझे डांटो डपटो, चाहे तो थप्पड़ मार लो, पर इस तरह मुंह बंद कर बैठ जाओगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं किस्मत की मारी तो केवल आपके भरोसे यहाँ चली आई थी। आप ही रूठ गई तो मैं किसके भरोसे जीऊंगी? मैं भला क्यों तुझसे नाराज होने लगी आनंदी? सच तो यह है कि हम दोनों ने जीवन के ये 20 वर्ष एक दूसरे के सहारे ही तो बिताए हैं। रोमा मुस्कुराई तो आनंदी की बाछें खिल गई थी। यह बात है तो थोड़ा सा खा लो, अब ना मत कहना। आनंदी ने चटपट प्लेट में पूरी सब्जी निकालकर रोमा को थमा दी थी। रोमा खाते हुए आनंदी के प्रति कृतज्ञ हो उठी। उन्हें तो यह भी याद नहीं था कि साथ खाना लेकर नहीं निकली तो इस राह पर कुछ भी ढंग का खाने को नहीं मिलेगा। पर आनंदी नहीं भूली। ट्रेन चली तो आनंदी अपनी शायिका पर लेटते ही निद्रा देवी की गोद में समा गई, पर वे देर तक पत्रिका के पन्ने पलटती रहीं। पुरानी यादें ना पढ़ने दे रही थीं, ना सोने। आज ना जाने क्यों सुमित की बहुत याद आ रही थी, मानो कल ही की बात हो, जब वह कॉलेज में उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह की हरकतें करता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई, और कब यह दोस्ती प्रेम में बदल गई किसी को पता नहीं चला। हद तो तब हो गई जब नौकरी मिलते ही सुमित ने घोषणा कर दी कि वह शीघ्र ही विवाह करना चाहता है, अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो तुम मेरे माता पिता को नहीं जानते? वे हमारे विवाह के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, वे बोली थी। मैं अपने माता पिता को भी जानता हूं और तुम्हारे माता पिता को भी, पर उन्हें हमारी खुशी के लिए तैयार होना ही होगा, और नहीं तैयार हुए तो हम विवाह तब भी करेंगे रोमा, चाहे दुखी मन से ही सही। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वही हुआ जिसका उन्हें डर था। सुमित का तो पता नहीं, उनके अपने घर में बहुत बड़ा तमाशा हुआ था। उनके पिता राकेश और भाई नीलेश ने घोषणा कर दी थी कि यदि उसने अपनी इच्छा से विवाह करने की बात सोची भी तो वे काट कर फेंक देंगे। माँ ने गले में फंदा डालकर धमकी दी थी कि वे फांसी लगाकर जान दे देंगी। नीलेश ने लपक कर उनके गले में से फंदा निकाला था। जानलेवा हमला, समझ गई ना आप? हम इस घर में ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देंगे।
आगे आप खुद ही समझदार हैं। नीलेश ने उन्हें धमकी दी तो वे सचमुच डर गई थीं। यह विवाह नहीं हो सकता सुमित, उन्होंने सुमित से साफ कह दिया था, पर सुमित नहीं माना था। उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं है तो हम भी उनके बिना जी सकते हैं। हम विवाह करेंगे। सुमित अपनी जिद पर अड़ा था। वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे सुमित। क्या कह रही हो? इस देश में कोई नियम कानून है या नहीं? हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वैसे भी हम शहर में रहेंगे, वे गांव में। उन्होंने विवाह कर लिया था। वे दिन शायद उनके जीवन के सबसे खूबसूरत दिन थे। 2 वर्ष पलक झपकते ही बीत गए थे। उन्हें जब पता चला कि वे मां बनने वाली हैं तो उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही थी। मुझे इसी दिन की प्रतीक्षा थी। सुमित खुशी से झूम उठे थे। अब हम अपने माता पिता से मिलने जाएंगे। वे हमें अवश्य क्षमा कर देंगे, वे बोले थे। वे सुमित के साथ सुमित के घर पहुंचे थे। सुमित की मां तो उन्हें देखते ही निहाल हो उठी थी। पिता उन्हें देखकर कुछ देर गरजे बरसे थे, पर मां ने नए मेहमान का शुभ समाचार सुनाया तो वे भी पिघल उठे थे। जब रोमा ने अपने घर जाने का आग्रह किया तो सुमित सहर्ष तैयार हो गए थे। वे बड़े हैं, हमें उनका मान रखना ही चाहिए। 2 बातें कह भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम चुपचाप सुन लेंगे। मन में सैकड़ों उमंगे लिए दोनों सुमित के घर से निकले थे, पर रोमा के घर नहीं पहुंच सके थे। नहर के किनारे बुग्गी पर सवार नवदंपत्ति पर राह में ही 4-5 युवकों ने जानलेवा हमला किया था। वे तो सिर पर एक लाठी पड़ते ही बेसुध हो गई थी, पर बेसुध होने से पहले ही उन्होंने नीलेश और उसके 2 मित्रों को पहचान लिया था। उन्हें 2 दिन बाद अस्पताल में होश आया तो किसी अनहोनी की आशंका से वे कांप उठी थी। मां उनके पास ही बैठी थी, पर उन्होंने मौन साध रखा था। शायद उनके पिता और भाई नीलेश ने उन्हें धमकाकर चुप रहने के लिए विवश कर दिया था। ऐसी बातें भला कब तक छुपती? उनका जीवन तो अब सार्वजनिक हो गया था, जितनी मुंह उतनी बातें। उन्हें जब पता चला कि सुमित को उनसे विवाह की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी, तो उनका मन हाहाकार कर उठा था। ना मुंह से शब्द फूटे थे, ना ही आंखों से आंसू। मां ने कुछ खिलाने पिलाने का यत्न किया था, समझाने का यत्न किया था, अपना आंचल फैलाकर अपने पिता और भाई के विरुद्ध गवाही ना देने की याचना की, तो वे फफक उठी थीं। मन छोटा नहीं करते बेटी, हमने तो तेरे लिए हीरा ढूंढ रखा है। रतन इतना सब करने के बाद भी तुझसे विवाह करने को तैयार है। कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं अपने बच्चे के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी, जहां कोई हम दोनों को जानता पहचानता ना हो। किस बच्चे की बात कर रही है बेटी? तेरे पिता और भाई ने सुमित को नहीं छोड़ा तो भला तेरे अजन्मे शिशु को छोड़ते? उन्हें अपने अस्पताल में पड़े होने का कारण समझ में आ गया था। उन्होंने कई बार अपनी जान लेने का यत्न किया, पर असफल रही थी। उन दिनों की याद आते ही वे बिलख उठी। कई सहयात्री अपनी नींद से जाग गए थे। आनंदी ने उन्हें शांत करने का पूरा प्रयत्न किया। वह सचमुच बहुत डर गई थी। कहीं रोमादी को चंपारसी जाने को विवश करके उसने कोई भूल तो नहीं की है। कुछ देर बाद शांत हो गई थी रोमा जी, पर पुरानी यादों ने पीछा नहीं छोड़ा। उस हादसे के बाद पूरी तरह टूट गई थी वे। कुछ दिनों तक किसी प्रकार स्वयं को समझाने का प्रयत्न करती रही थी। अप्रत्यक्ष रूप से सुमित ही उनके काम आए थे। समाज कल्याण विभाग में उन्हें सुमित के बाद दया के आधार पर रख लिया गया था। विभाग ने जब नया कार्यालय खोला तो महिमपुर जैसी छोटी सी जगह कोई जाने को तैयार नहीं था। जब उन्होंने सहमति जताई तो उन्हें महिमपुर के केंद्र का सर्वे सर्वा नियुक्त कर दिया गया था। वे एक बार महिमपुर आई तो वहीं की होकर रह गईं। आपको क्या हो गया था? आपका मन नहीं है तो लौट चलते हैं।
मैं आपको इस तरह बिलखते नहीं देख सकती। आपके सहारे तो मैंने जीना सीखा है। आपके हर दुख को मैं सोख लूंगी। आनंदी अपराध बोध से घिर गई थी। नहीं आनंदी, चंपारसी जाने का निर्णय मेरा ही था। उसके लिए तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, रोमा ने उसे आश्वस्त किया था। वे चंपारसी पहुंची तो मां को देखकर हैरान रह गई। उन्होंने तो मां के अस्पताल में या घर पर बिस्तर में पड़े होने की कल्पना की थी, पर उन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगा कि वे अंतिम घड़ियां गिन रही हैं। वे तो दौड़ दौड़ कर रोमा जी के स्वागत की तैयारी कर रही थी। मां, किस लिए बुलाया है मुझे? कहो ना, वह पत्र क्यों भेजा था मुझे? इतने दिनों बाद आई है बेटी, चैन की सांस तो ले ले। मैंने तुझे तेरे ही भले के लिए बुलाया है। तेरे पिताजी भी यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं पिताजी? बता ही डालो। इतनी बड़ी बात को यूं ही गुप्त रखना ठीक नहीं, व्यंग किया था उन्होंने। रोमा, तू तो जानती है कि नीलेश ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर लिया है। दूसरी पत्नी सौतेली बेटी को फूटी आंख नहीं देख सकती। तब मुझे तेरा ख्याल आया। कब तक अकेले अपना जीवन काटेगी तू? नीलेश की बेटी निधि को ले जा बेटी। बड़ा पुण्य मिलेगा तुझे और तेरा बुढ़ापा संवर जाएगा। मेरे बुढ़ापे की बड़ी चिंता है माँ तुम्हें? मेरे जीवन का क्या माँ, जिसे बर्बाद करने में मेरे अपनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्षमा करना, मेरी अपनी संतान को गर्भ में ही मार कर आज तुम नीलेश की बेटी मुझे देकर मेरा जीवन संवारने चली हो। उस नीलेश की बेटी जिसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मुझे दर दर भटकने को विवश कर दिया, वह भी इसलिए कि बेटी को मेरे हवाले करके वह निश्चिंत जीवन यापन कर सके। क्षमा करना माँ, यह मैं नहीं कर सकूंगी। देखा, मैं ना कहता था यह नहीं मानेगी। यह कमबख्त तो अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं है। इतना सब हो गया पर रस्सी जल गई, बल नहीं गए। इसे शायद यह पता नहीं कि इसके पति की तरह ही हम इसे भी काट कर फेंक देंगे और संबंधित लोगों को खिला पिलाकर सांप छूट जाएंगे। तभी दूसरे कक्ष से राकेश बाबू आ गए थे। वाह, क्या कहने! आप गलती करें और मैं क्षमा मांगूं। आप मेरी जान ले लेंगे, यही ना? तो इतनी देर क्यों की? उस दिन ही सारा किस्सा क्यों नहीं समाप्त कर दिया? चलो, देर से ही सही, इस किस्से को यहीं समाप्त कर दो। मुक्ति दे दो मुझे। रोमा फुफकार उठी थी। राकेश बाबू गड़ासा लेकर लपके थे। तभी ना जाने कहां से आकर आनंदी ने उन्हें जोर का धक्का दिया था और शोर मचाकर आसपास वालों को एकत्रित कर लिया था। मौसी, इसलिए बुलाया था रोमा दी को? तुमने तो मां शब्द को भी कलंकित कर दिया। आनंदी चीख उठी थी। ये आनंदी तेरी क्या लगती है? इसकी ससुराल वालों ने तो इसे मार पीट कर घर से निकाल दिया, पर तेरी यह सगी हो गई, हमसे भी ज्यादा, मां ने प्रतिवाद किया। मेरी जैसी ना जाने कितनी दुखियारी महिलाएं इनकी छत्र छाया में अपने बल पर जीना सीख रही हैं। मौसी, अपने दुख को इन्होंने हम सब की ढाल बना लिया है। इन्हें अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं है मौसी। चलो रोमा दी, मैं अब तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगी। आनंदी ने उनका सामान उठा लिया था और दोनों एक दूसरे के सहारे बढ़ गई थीं अपने गंतव्य की ओर। तो ये आप सुन रहे थे शकुंतला शर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी ढाल, रेणु की आवाज में। ऐसी ही अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।